सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की इस द्वितीय कड़ी में हम केंद्र सरकार के शेष 2 अंगों का अध्ययन करेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रारंभ में हमने 3 अंग के बारे में चर्चा करते हुए लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी संसद का अध्ययन किया था। इस द्वितीय पार्ट में कार्यपालिका, ये सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में हम भाग 1 में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 74 में इस पद की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की होती है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नंबर 2, मंत्रियों की विभागों का बंटवारा व परिवर्तन। योग्यता, कौशल के आधार पर प्रधानमंत्री विभाग आवंटन करते हैं और परिवर्तन का भी अधिकार रखते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। बैठकों की अध्यक्षता, कार्यवाही संचालन कर कार्यसूची एजेंडा में रखना। लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता होता है। क्रमांक 5, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के जितने भी विभाग हैं उनके आपसी तालमेल प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के साथ संबंध स्थापित करना। मंत्रिमंडल के कार्य राष्ट्रपति को अवगत कराना, राष्ट्रपति के सुझाव मंत्रिमंडल को अवगत कराने का कार्य। 7वां, विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न उच्चाधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देना, ये प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य है। अगला बिंदु है मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति उनको उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। यह मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए आवश्यक है। कार्यकाल वैसे तो अनिश्चित है, परंतु मंत्रिपरिषद का कार्यकाल संसद में विश्वास मत तक यानी 5 वर्ष का होता है। मंत्रियों की श्रेणियाँ। सामान्यतः मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य। नंबर 2, राज्य मंत्री। नंबर 3, उपमंत्री। भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियाँ। नंबर 1, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। आंतरिक एवं विदेशी नीति भी मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियाँ होती है। नंबर 2, कानून निर्माण पर नियंत्रण। कानून निर्माण का कार्य
निश्चित करना, इस पे नियंत्रण रखना, यह मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 3, वित्तीय कार्य। बजट तैयार करना, संसद में प्रस्तुत करना, बजट पारित करवाना, यह मंत्रिमंडल का तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 4, विदेशी संबंधों का संचालन। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ संधि, समझौता, वार्ता आदि। नंबर 5, नियुक्ति संबंधित कार्य। ये मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रपति को जिन अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है उसका प्रयोग व्यवहार में मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल, न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परिषद, सेनाओं के अधिकारी, राजदूत, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सरकार का महत्वपूर्ण और तीसरा प्रमुख अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। चाहे तो इसे पूर्व भी वो त्यागपत्र दे सकता है या महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपये मासिक प्लस आवास, वाहन, अन्य भत्ते देय है। अन्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 रुपये मासिक है। योग्यताएं, न्यायाधीश के लिए पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। किसी उच्च न्यायालय में 3 वर्ष का न्यायाधीश का या 10 वर्षों का अधिवक्ता का अनुभव रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा कार्य। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसको हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक एकमेव अधिकार, भारत सरकार का एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न विवाद, ये क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण की रिट जारी कर सकता है। क्रमांक 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, संवैधानिक। नंबर 2, दीवानी। नंबर 3, फौजदारी। नंबर 4, विशिष्ट अपील। क्रमांक 3, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है। परंतु ये राय माने या न माने, ये राष्ट्रपति अपने आप में स्वतंत्र है। नंबर 4, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के अनुसार इसे
अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान है। इसके भी हम 2 भागों में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, वह प्रमाण के बारे में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। नंबर 2, इस न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। 5वां अधिकार, मौलिक अधिकारों का रक्षण। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए परमादेश, प्रतिषेध, प्राधिकार, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। 6, संविधान संरक्षण। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। इस प्रकार हम इस कड़ी में कार्यपालिका और न्यायपालिका का हमने अध्ययन किया। जय हिंद।